हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग करने वाले हैं बीएसएससी सिजिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 फरवरी 2015 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते रहेंगे हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान आपको दिख रहा होगा, और वो क्वेश्चन क्या कहता है इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में हमको लगता है कि 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा। कैसे होगा? क्वेश्चन को देखने में पढ़ने में जो समय लगे बस, उसके अलावा कोई समय नहीं। ए का वेतन बी से 25% कम है, यानी बी के तुलना में ए का 25% कम, तो प्रतिशत को सबसे पहले हम लोग रेशियो में बदलेंगे। 1/4 कितना हो गया? 1/4। यानी यहाँ पे ये तो हो गया टोटल 4 जो है यूनिट टोटल हुआ, कुल में 1 यूनिट कम है। 25% कम बोला ना, कम बोला मैंने 1 यूनिट कम हुआ, और ये कुल जो है वो बी का बता रहा है। यानी अगर बी का वेतन 4 यूनिट होगा तो ए का वेतन जो है 1 यूनिट कम होगा, यानी कि 1 यूनिट मतलब 25%, तो 1 यूनिट कम यानी कि 3 यूनिट होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब कि बी का जो वेतन है ए के तुलना में अब कितना अधिक है। तो ये यहाँ पर अंतर तो 1 यूनिट का है, लेकिन ए से तुलना करके हमको बताना है। तो ए से तुलना करेंगे तो 3 टोटल, और बटे में 1 ज़्यादा है यानी 1/3, और गुणे का कितना करेंगे 100, तो 33:1/3%। 33:1/3%, यानी ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% हानि होता। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता? तो ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो सवाल को समझ लिए। सवाल क्या कहता है कि एक निर्धारित मूल्य है, लेकिन निर्धारित मूल्य पे नहीं बेचा जाता है। 2/3 निर्धारित मूल्य का 2/3 पर बेचा जाता है, तो 10% का हानि होता है। तो सबसे पहले तो हम सिखाए ही हैं आपको। क्या सीखा है? 10% यानी प्रतिशत है, उसको हमको रेशियो में चेंज करना, अनुपात में बदल देना है। सबसे पहला काम हमने किया 1/10 हो गया, मतलब बटे में जो 10 है वो एक्चुअल हो गया, मैंने कुल हुआ। तो 1 यूनिट का उस पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, क्योंकि 10% हानि था तो 1 यूनिट का हानि हुआ। कितने पे? 10 पे, यानी कि 10 एक्चुअली सीपी होगा। एक तरह से ये सीपी होगा। बेचा कितना पे जा रहा है? 9 यूनिट पे, यानी ये एक्चुअली एसपी होगा। ठीक है, ये बात को हम लोग को समझ लेना है। ठीक है, एसपी 9 यूनिट, सीपी 10 यूनिट। 2/3 एक्चुअल प्राइस का मतलब निर्धारित मूल्य का 2/3 पर बेचा जाता है। तो 2/3 यानी कि अगर निर्धारित मूल्य x मान ले या फिर 1 यूनिट भी मान सकते हैं, क्योंकि 1 का ही ये 2/3 भाग होगा। ठीक है ना, 1 से छोटा ये, तो कुल 1 होगा। 1 से 2/3 यूनिट में मान सकते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, तो 2/3 है। तो हमको 1 यूनिट का मान निकालना हो तो करना क्या है कि 2/3 और 9 यूनिट ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि 2/3 निर्धारित मूल्य का है और एक्चुअल में परसेंटेज के हिसाब से 9 यूनिट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो हमें वो एक्चुअली निर्धारित मूल्य पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? 9 में हम 2/3 से भाग लगा के 1 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली वो 1 यूनिट टोटल था। ठीक, तो ये चला जाएगा कितना? 9 गुने का 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27/2। ये बात तो क्लियर हो गया, 27/2। ठीक है, तो ये एक्चुअली निर्धारित मूल्य हो गया कितना? 27/2। क्या हो गया? निर्धारित मूल्य। और निर्धारित मूल्य जब 27/2 हो गया तो हमसे पूछ रहा है कि इतना पर ही बेचने पर कितना का फायदा होगा, मतलब लाभ प्रतिशत बताना है हमें। तो ये बताओ कि सबसे पहले तो ये यहाँ पर सीपी 10 है, अब बेचना है 27/2, तो 27/2 में से 10 को घटाते हैं तो 7/2, ये लाभ हो गया। तो 7/2 टोटल कितना है? 10 यूनिट, मतलब वो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, क्रय मूल्य हुआ, और 7/2 का लाभ हुआ, यानी 10 दिया 100 और 2 पचे 10 और 7 पचे 35, यानी कुल मिला जुला कर यही चीज़ है। कुल मिला जुला कर क्या है? कुल मिला जुला कर है कि 35% का
लाभ हुआ, ठीक है ना। तो 35% का लाभ यानी कि फाइनली जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 35% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, काफ़ी सिंपल है। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ होता है परंतु दूसरे वाले पर 15% हानि पर बेचता है, तो तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्ट भी बन जाता है, एक फॉर्मूला है आपके पास x² बटे में 100, और ऐसा अगर रहे कि विक्रय मूल्य सेम रहे और एक पर उतना ही प्रतिशत का फायदा हो जितना प्रतिशत का घाटा हो, मतलब लाभ और हानि का प्रतिशत सामान्य रहे और विक्रय मूल्य समान रहे, तो हमेशा हानि होता है। इस चीज़ को पहले तो रटा रटाया कर लो, ठीक है, तब आपका x² बटे 100 काम कर जाएगा। अगर ये बात आपको मालूम होगा तब, नहीं मालूम होगा उसके लिए भी बता रहे हैं। तो x² मतलब x का मतलब वही प्रतिशत लाभ हानि, तो उसके स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225 बटे में 100, तो ये आ जाएगा आपका 2.25%। ये आपका हो गया हानि। क्या हो गया ये हो गया आपका हानि, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला एक तरीका है उसके बारे में भी हम बता देते हैं कि अब अलग तरीका से कैसे बना सकते। तो एक फॉर्मूला याद होगा आपको, x + y + xy बटे में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये बहुत जगह पे काम करता है, सक्सेसिव डिस्काउंट में भी काम करता है, ये बेईमान दुकानदार व्यापार के लिए भी काम करता है, तो हर जगह पे ये काम करता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में भी ये काम आता है, ठीक है। तो x + y यहाँ पर अगर हम लोग और भी है, जैसे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट वाला तो हो ही गया, फिर आपका जो मेंसुरेशन में भी आता है 10% जो है वो लेंथ को बढ़ाया गया, 5% विड्थ को घटाया गया, यहाँ पे भी काम करता है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये एक ही फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। और यहाँ जो आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें भी ये काम करता है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग कर पा रहे हैं। x + y मतलब अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में हम लोग सबको पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे हानि होगा वहाँ पे माइनस साइन रखेंगे और जहाँ पे लाभ होगा वहाँ पे प्लस साइन रखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है कि 15% का लाभ हुआ, लाभ है तो 15% लाभ मतलब प्लस, तो प्लस तो पहले से जुड़ा होता है मतलब प्लस रखेंगे, और 15% हानि यानी कि माइनस का 15, ठीक है, बीच में यहाँ प्लस का साइन है। एक्स वाई मतलब कि लाभ हानि दोनों है, तो 15 गुने -15 होगा ना, एक लाभ था एक हानि था बटे में 100, ये तो गया सीधी सीधी, और ये 15 गुने 15 किए तो कितना आया 225, माइनस में बटे में 100 कितना आएगा माइनस में 2.25। अगर माइनस साइन के साथ आता है, अगर माइनस साइन के साथ आता है तो माइनस साइन के साथ आता है तो हानि, अगर प्लस साइन के साथ आता है तो लाभ, ठीक है। इस चीज़ को भी आप क्लियर कर लेना। तो हम लोग इस फार्मूला के थ्रू भी हम बना सकते हैं। तो ये जो है आपका यूनिवर्सल फार्मूला, इसके थ्रू बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पार्टिकुलर इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही लागू होता है, तो इसको नहीं याद रखिए, इसको याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेसिक तरीका से भी आप बना सकते हैं, पर बेसिक तरीके का कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ऐसे बनाइए बेहतर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तथा तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था, ये हमसे पूछ रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बना पाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक टैक्टिक्स इस्तेमाल करना है, जैसे दिए वो वैसे अगर हम लिख ले तो आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। बनाने के लिए तो बहुत आसान है। देखिए ये 3 दिन यहाँ पे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन पर ही हम लोग बना सकते हैं, देख कर भी। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ बता रहे हैं उसको पहले समझिएगा, फैक्चुअल चीज़। सोम, मंगल, बुध ये ग्रुप वाइज हो गया। इसमें दिया हुआ है कि 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा मंगल, बुध तथा गुरुवार, तो मंगल, बुध
और गुरुवार, ये 3 ग्रुप में चला जाएगा, मंगल बुध तथा गुरुवार। इसमें दिया हुआ है 41 डिग्री, तो इसका आप 41 डिग्री ले लीजिए। और लास्ट में पूछ रहा है कि गुरुवार का तापमान, यहाँ पर दिया है कि गुरुवार का, केवल गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का केवल तापमान 42 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सोमवार का तापमान क्या होगा, ठीक है, सोमवार का तापमान क्या होगा। यहाँ पर 3 दिन का दिया हुआ है, तो 3 से गुना, क्योंकि वो एवरेज औसत दिया हुआ है ना, औसत दिया हुआ है, तो 3 दिन का यानी कि 120 हो गया। और यहाँ पर 3 दिन का फिर दिया, तो इसमें भी 3 से गुना यानी 123 हो गया, ठीक है, 123 डिग्री सेल्सियस, जो मानो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अकेले केवल दिया है किसका, गुरुवार का। अब ध्यान दीजिएगा, सोम मंगल बुध, और यहाँ पे मंगल बुध तथा गुरु, तो मंगल से मंगल कैंसिल और बुध से बुध कैंसिल, तो इसमें बचा क्या, केवल गुरुवार बच रहा है। क्या बच रहा है, केवल गुरुवार बच रहा है। और यहाँ पर गुरुवार का तापमान 42 डिग्री दे रखा है, यानी गुरुवार का तापमान हमें पहले भी पता है, 2 का तो कैंसिले हो गया, और गुरुवार का तापमान पता है नहीं। गुरुवार का तापमान, गुरुवार किस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में है, मतलब कि ये 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री गुरुवार का तापमान है। तो इसमें से 123 में से इस गुरुवार का तापमान को घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 81 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और 81 डिग्री सेल्सियस जो आएगा वो ग्रुप गुरुवार केवल घटा है, मंगल बुध और गुरुवार ग्रुप में से गुरुवार घटा है, मंगल बुध का टोटल आ गया 81 डिग्री। और यहाँ पे भी मंगल बुध था, फर्स्ट वाले में भी मंगल बुध है, तो मंगल बुध का जो तापमान है कुल 120 में से घटा दीजिएगा, 120 में से मंगल बुध का अगर घटा दीजिएगा, सोम का केवल तापमान बचेगा, तो घटा दीजिए ना, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, 39 डिग्री। तो जो बचा हुआ है वो तो केवल सोमवार का तापमान हुआ, यानी 39 डिग्री सेल्सियस। अब इस चीज़ को आप लिख कर भी बना सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सोम मंगल बुध ऐसे करके देखिए, यहाँ पर टैक्टिक्स बताते हैं आपको, यहाँ पर कैसे बना सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा लाइन वाइज लाइन, जैसे सोम मंगल और बुध, ये आपका हो जाएगा ये ग्रुप। और फिर सेकंड ग्रुप में आप मंगल बुध ना, और फिर उसके बाद गुरु, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में आपका गुरु केवल दिया हुआ है। अब ये दो दिया हुआ है, फिर गुरुवार का दिया हुआ है, यहाँ पे तापमान 42 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो इसका जो भी टोटल होगा यहाँ भी होगा, ये टोटल का ये, तो इस तरीके से आप बना सकते हो अगर ये करना है तो। पर डायरेक्ट क्वेश्चन से बनाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। हम जो है आप सभी को टैक्टिक्स बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत लोग कॉमेंट ये कर देंगे कि इतना सर टाइम ले लिया आप, ये पूरा किचड़ बिचड़ कर दिया। ये किचड़ बिचड़ नहीं किए हैं, ये आपको बता रहे हैं, टैक्टिक्स बता रहे हैं कैसे आप क्वेश्चंस को देखिएगा और स्क्रीन पर ही क्वेश्चन देखते ही बना पाइएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें टाइम तो लगेगा ही दोस्तों, ठीक है, तो बुरा नहीं मानना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे कर पाए। तो यदि चीनी का, सॉरी ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक पेन ब्लैक पेन ब्लैक पेन ब्लैक पेन। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए, ठीक है। व्यय चीनी का जो मूल्य है उसमें 10% कम हो जाता है, पर देखिए व्यय उतना ही रखना है हमको, तो खपत बढ़ेगा क्योंकि मूल्य घटा तो अब उतना ही में चीनी हमको ज़्यादा आएगा, यानी व्यय बढ़ गया। तो वही बताना है कि खपत कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 10% अगर वो उसका मूल्य घट रहा है तो ये बात बताना है। जब प्रश्न को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। बनेगा कैसे? 10% को सबसे पहले तो आप रेशियो में बदलिए, तो 1/10, यानी पहले चीनी का मूल्य 10 था, अब चीनी का मूल्य 1 यूनिट घटकर कितना आ गया? 9 आ गया। 10 से कितना पे आ गया? 9 पे आ गया। तो यानी 1 यूनिट घटा, तो 1 यूनिट खपत हम बढ़ाएंगे, तब तो उसकी इक्विवेलेंट 10 तक पहुंचेंगे। समझ में आ रहा बात?
मतलब ये हुआ कि अब अगर खपत की भी बात करें कि ऐसे ही होगा कि 10 यूनिट में 10 यूनिट चीनी मिल रहा था, ऐसे मान लो, या 10 रुपये में 10 किलो चीनी मिल रहा था, जो एज्यूम कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही अब तो अगर 9 रुपये का खरीदोगे, क्योंकि अब तो वो दाम 9 रुपये हो गए, तो 9 रुपये में कितना मिलेगा हमको उतना ही मिल जाएगा 10 यूनिट। तो हमको 1 रुपया और खर्चा ज़्यादा बढ़ाना है, और जितना और ज़्यादा मिल जाए, और जितना ज़्यादा मिल जाए, ये बात तो वही चीज़ करना है। तो अगर हम ऐसे न करके हम ऐसे भी कर दें कि 10 यूनिट था पहले प्राइस, अब 9 यूनिट हो गया, 1 यूनिट का अंतर हो रहा है। अब 1 यूनिट खपत को हमको बढ़ाना है, ये मान लो कि 1 यूनिट खपत को हमने क्या करना है, हमें बढ़ाना है। कितना पे बढ़ाना है? अब घटे हुए पे ना बढ़ाना है भाई, बढ़े हुए पे थोड़ी बढ़ाना है, घटे हुए पे बढ़ाना है। यही चीज़ मिस्टेक होगा, सब लोगों से यहीं पे मिस्टेक होता है कि बढ़े हुए पे बढ़ा देते हैं। जो घट गया अब तो वो एक्चुअल प्राइस हुआ ना, वो आपका जो है क्रय मूल्य हुआ ना, सीपी हुआ। तो क्रय मूल्य पर ना बढ़ाइएगा जी। तो आपका 9 है, तो 9 पे आप कितना बढ़ाइएगा, 1 बढ़ाइएगा, खपत गुणे का 100 कीजिएगा, तो ये आएगा कितना, ये आएगा 11:1/9%। आप काटा कुटी करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काटा कुटी करके 11,999 होता है, तो काटा कुटी करके देखिएगा तो आपके पास आएगा 11:1/9%। और यही आपका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन आप चुन सकते हैं, ऑप्शन आपके पास कहाँ दिख रहा है, आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इस प्रश्न को हम लोग देखें कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी फीसदी प्रतिशत लड़कियां हैं, यह हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो 32 लड़कियां 16 अनुपात, दोनों में 16 दूना 32, यानी 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 2, 9 दूना 18, इसका मान 18 हो गया। तो 18 और 32 टोटल कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, टोटल 50 है, उसमें 32 लड़कियां हैं, लड़कियों का ही प्रतिशत बताना है। 50 दूना 100 कटा और इसका गुणा करेंगे तो 64% आपका आंसर है। कितना आ जाएगा, 64%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी सी है, 64%, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्न क्या कहते हैं कि एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। और काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, 1 मीटर पे 8 पीस है, सीधी सी बात है। तो 37.5 मीटर है, गुणा कर दीजिए ना 8 से, 8 5 40, 8 7 56, 4 60, 8 3 24, 6 30, 300 पीसेज जो है वो कटेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बंदर गोलाकार खंबे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंबे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है कि बंदर को खंबे के चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब कुछ इस तरीके से काम हो रहा है, इसको देख लेते हैं। पहली बार वो 6 मीटर चढ़ेगा, दूसरा मिनट में वो 3 मीटर उतर जाएगा, मैंने फिसल जा रहा है। फिर तीसरा मिनट में फिर वो 6 चढ़ेगा, यानी 9, अब फिर 3 उतरेगा, यानी फिसलेगा 6, फिर 6 चढ़ेगा 12, फिर 3 उतरेगा 9, ऐसे करके ये चल रहा है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा चालाक है तो आप आसानी से बना पाइएगा। अब ये तो छोटा नंबर है, ये छोटा वैल्यू है, इसको तो आप ऐसे भी करके बना लीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे भी करके बना लीजिएगा, पर छोटा वैल्यू है। पर यही बड़ा वैल्यू होता तो क्या होता, ठीक है, यही बड़ा वैल्यू होता तो क्या होता, दिक्कत होता, दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें कि एक जो पेयर है, पूरा एक जोड़ा है 6 से 3,
मतलब पूरा 2 मिनट का समय लगा रहा है ओवरऑल 3 मीटर चलने में। ये तो फिसल रहा है, चढ़ रहा है, जो भी है, सॉरी 3 मिनट नहीं 3 मीटर, ठीक है। तो एक पेयर मतलब 2 मिनट में 3 मीटर चल रहा है। फिर अगला 2 मिनट देखोगे तो 3 से 6 हुआ ना, यही 3 मीटर ना गया, 6 फाइनली तो 6 दिख रहा है, तो 2 मिनट में ऐसे ही फिर 6 से 9 हो रहा है। मतलब कुल मिला जुला कर एक चीज़ समझ लो कि 2 मिनट में कुल 3 मीटर चल रहा है, 2 मिनट में कुल 3 मीटर चल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि लास्ट मिनट वाला जो होगा, लास्ट मिनट जैसे ही जाएगा तो वो लास्ट मिनट वाला जो होगा वो कितना चलेगा, 6 मीटर चलेगा। लास्ट मिनट वाला कितना चलेगा, 6 मीटर चल जाएगा। और उसके बाद उसको फिसलने की जरूरत नहीं, क्योंकि चढ़ गया तो फिर अब क्या फिसलेगा, क्योंकि पहली बार चोटी पे चढ़ना है। ऐसा नहीं कि चोटी पे चढ़ के सूत जाना है, चोटी पे पहली बार चढ़ जाना है बस। अब सूतने का तो नहीं बोला है कि सूतेगा तो बताइएगा, ऐसा नहीं है। चढ़ गया, अब उसके बाद फिसल गया, उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब चढ़ गया। तो 21 मीटर पूरी लंबाई है, जिसमें 6 मीटर जो है वो लास्ट मिनट में चढ़ जाएगा, ठीक है। उसको पहले ही निकाल देते हैं, बाकी पेयर वाला को देख लेते हैं। तो बचेगा कितना, 15 मीटर। कितना बचेगा, 15 मीटर। यहाँ पे छोटा क्वांटिटी है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख के बना सकते हो, पर बड़े के लिए भी बता रहे हैं ना। तो 15 मीटर, ठीक है। तो ये 6 मीटर जो है ना वो 1 मिनट में लास्ट वाले में चढ़ जाएगा, इसलिए इसको निकाल दिया हमने। बाकी 15 मीटर जो है वो पेयर में है 3 मीटर के, 2 मिनट 3 मीटर, 2 मिनट 3 मीटर। यहाँ पर 5 बार में जाएगा, तो 5 गुने 2 यानी 10 मिनट। 10 मिनट यहाँ से ले लो, 1 मिनट यहाँ से ले लो, और कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा, 11 मिनट का आपका टोटल टाइम लगेगा। तो अगर ये बड़ा क्वेश्चन रहता, अगर ये बड़ा क्वेश्चन रहता, ऑप्शन नंबर बी है, अगर ये बड़ा क्वेश्चन रहता तो समस्या हो जाती। छोटा क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी जैसे भी करके लिख के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही बड़ा क्वेश्चन होता है तो समस्या ही समस्या हो जाता है। तो इस वाला मेथड का प्रयोग करो और इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि ए बी सी के बीच 680 रुपये इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं जिससे ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, ठीक है, तब उनको क्रमशः कितनी कितनी राशि मिलेगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब इस प्रश्न को अगर हम बारीकी से समझे तो ऐसे है, ये कैसे है, ऐसे है। जैसे बोलते हैं कि ए को बी का, ए को बोला मतलब इज इक्वल टू, बी का बोला 2/3, बी का 2/3 जैसे बोला वैसे लिख दिए, ठीक। उसी प्रकार से सी मतलब इज इक्वल टू ए, सॉरी एक मिनट मिस्टेक, यहाँ पर बोला बी को तो बी को सी का 1/4 मिला, 1/4 मिला, ठीक है। चलिए ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो मिला, अब कह रहा है कि ए बी सी को कितना मिला, तो यहाँ पर आपको रेशियो मिल जाएगा, ए बटे बी को मिला 2/3 और यहाँ पर बी बटे सी को मिला 1/4, और अनुपात जब बनाओगे तो आएगा 2 3 1 4, तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 और 3 चौका 12। ये तो समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कुल कितना है, 680, कितना है 680, चलो भाई 680, और रेशियो में कितना है कुल, तो कुल है आपका 17 से भाग लगाइए, गुणा 17 भागा 40 बार में जाएगा, 17 चौका 68। अब सब अनुपात यूनिट में आप 40 से गुना कीजिएगा तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ से जब गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 80, ये आएगा आपका 120 और ये आएगा आपका 48 यानी 480। अब ऑप्शन आप ढूंढिए, ये वाला ऑप्शन ढूंढिए कि कहाँ है, कहाँ छिपा बैठा है ये ऑप्शन, कहाँ छिपा बैठा है। तो ये आपका ऑप्शन है बी, 80 120 और 480,
ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। अब इस क्वेश्चन को पहली नज़र में अगर हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे क्या कि पता नहीं लगाया जा सकता एक ऑप्शन है, शायद यही होगा, है ना। ऐसे हम लोग मतलब तुरंत लगेगा, ऐसा फील हो सकता है एक समय के लिए कि पता नहीं लगाया जा सकता, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अनुपात ही तो निकालना है ना। एक्चुअल वैल्यू नहीं पता लगाया जा सकता। अगर वो एक्चुअल वैल्यू पूछता कि वो संख्या बताइए तब तो ये संभव नहीं था, पर वो पूछ रहा है कि अनुपात बताइए, तो अनुपात बताया जा सकता है कि परसेंट दिए हुए दोनों का, तो एक रिलेशन बना दिया है, तो अनुपात तो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि अनुपातिक मान जो है वो एक्चुअल नहीं होता है, तो वो बनाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। देखिए कैसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए पहला संख्या x मान लिए, ठीक है, पहला संख्या क्या मान लेंगे हम लोग, पहला संख्या हम लोग मान लेंगे x, तो पहला संख्या हमने मान लिया x, दूसरा संख्या हमने मान लिया y, कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अब कहता है कि अब 20% जोड़ दिया जाए, मतलब एक अन्य संख्या का कितना परसेंट, 20%, किस में, x में, x में इस वाले संख्या का 20%, मैंने 20% मतलब 1/5y, तो ये खुद के संख्या का 50% हो जाता है। खुद की संख्या मतलब 3/2 का x, है ना। 50% क्या होता है, बढ़ जाता है, तो खुद का संख्या कितना था पहले 150%, 50% बढ़ेगा तो 150%, तो 150% को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 x, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, पहले लिख सकते हैं। तो 1/5y बराबर 1/5y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। तो x/y बराबर क्या आ जाएगा बताइए दोस्तों, 1/y बराबर आ जाएगा 5/2, और ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, 5/2 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है 5:2, यही करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें पता नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा कोई आंसर नहीं होने वाला है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है कि 3 कार की गति अनुपात दे रखा है 2, 3, 4, तदनुसार उन तीनों कारों के द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम बना पाएंगे, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। जैसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट बोल रहा है, 3 कार गति अनुपात जो दिया है, लेकिन यहाँ पे बोला कि समान दूरी, क्या दे रहा है, इक्वल डिस्टेंस, तो दूरी समान रहेगा। अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट मान ले तो क्या होगा कि s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि s1 स्पीड है और टाइम लग रहा है क्या, t1, s2 स्पीड है, टाइम लग रहा है t2, s3 स्पीड है और टाइम लग रहा है t3, ऐसा कुछ एज्यूम हमने कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात। हमने d को कांस्टेंट माना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, फिर बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। s1 t1 इज इक्वल टू डी, s2 t2 इज इक्वल टू डी, s3 t3 इज इक्वल टू डी, तीनों डी, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया और कुछ किया नहीं है। अब 2 पेयर उठाइए और इक्वल कर लीजिए, s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2। हमसे अनुपात किसका मांग रहा है, टाइम का, तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन s1। रिजल्ट एक और करो,
क्योंकि तीनों का अनुपात बनाना है। तो तीनों का अनुपात बनाना है तो H2T2 इज इक्वल टू H3T3, T2/T3 इज इक्वल टू H3/H2। अब आप सोचोगे कितना लंबा का है क्वेश्चन खींच रहे हैं, खींच नहीं रहे, कंसेप्ट समझा रहे हैं। कंसेप्ट समझ लीजिएगा, सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, T2/T3। अब यहाँ पर आपको ये रिजल्ट पता चल रहा है कि T1/T2 मतलब ये और T2/T3 मतलब ये। ठीक है, ये रिजल्ट है। तो क्या आप इसको निकाल सकते हैं? S1 का मतलब आपके पास दिख रहा है 2, S1 का मतलब ये S1, S2, S3 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग बोले कि T1/T2 मतलब S2, 3/2 यहाँ हो गया, और T2/T3 S3/S2 यानी 4/3। माने बिल्कुल इन्वर्स है, उल्टा है। उल्टा का मतलब तो आप समझ में आ गया, उल्टा है। अब इसको डिलीट करते हैं सीधे। ठीक, अब देखो कैसे समझे, उल्टा काम करना है बस। यानी अगर T1/T2 निकालना है तो स्पीड उल्टा कर देना है, मतलब 2 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। और T2/T3 निकालना है तो भी उल्टा करना है, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, पर यहाँ पे तो डायरेक्ट समझ में है। अब इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा। आपके पास स्पीड का अनुपात दे रखा है, स्पीड का अनुपात क्या है दे रखा, ये है आपका स्पीड का अनुपात। अब आपको पता है कि T1, T2, T3 निकालना है, T1, T2, T3 का अनुपात निकालना है। आपके पास अनुपात का जो A/B और B/C, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वाला, ये पता है। इसी फॉर्मूला पे ही तो बनाना है ना फाइनली तो इसी फॉर्मूला बनाना है। इतना लंबा चौड़ा खींचने का कोई फ़ायदा है नहीं, पर फिर भी कॉन्सेप्ट को जानेंगे, क्योंकि वो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया डिस्टेंस कांस्टेंट वाला, वो इस क्वेश्चन पे तो ज़्यादा असरदार नहीं है, पर वो आने वाले स्पीड रिलेशन, जो स्पीड से संबंधित क्वेश्चन होंगे, रिलेटिव स्पीड और से संबंधित, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है वो, इसलिए हमने बता दिया। अब यहाँ पर T1, T2, T3 आपके पास निकालना है। हमने बोला कि T1, T2 निकालना होगा तो उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, माने कि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, बस उल्टा, यानी 3, 2। और T2, T3 की अगर हम बात करेंगे तो 4, 3 पलटेगा। अब बाकी ऐसे कर दो, मस्त हो जाएगा। 3 चौका 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6। ठीक, अब यहाँ से कटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो ये आपका T1, T2, T3 निकल गया। देखिए कितना कंसेप्चुअल तरीका से हमने बताया, कंसेप्ट समझ में भी आ गया और सॉल्यूशन भी समझ में आ गया कि 5 सेकंड में कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। 6, 4, 3 सॉल्यूशन भी समझ में आया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। ऐसे ऐसे बेहतरीन सॉल्यूशन को पाने के लिए, ऐसे ऐसे बेहतरीन जो है वो क्वेश्चंस पाने के लिए, कंसेप्ट सीखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन कहता है, एक के कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया, कह क्या रहा है, कह रहा है ये कि ए कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ए यहाँ है बी, ये 50% अधिक लेता है। 50% का मतलब 1/2। अगर बी 2 यूनिट टाइम में काम पूरा कर लेता है तो जो ए है वो 3 यूनिट में करेगा, 1 यूनिट ज़्यादा, 50% ज़्यादा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है ना, कोई दिक्कत। अब दोनों एक साथ कार्य करते तो 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो ये तो टाइम है और इसकी इफिशियंसी का रेशियो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई वाह, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा
उल्टा, टाइम के जस्ट उल्टा उसका इफिशियंसी का अनुपात होता है। अब इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल पर रहिए, टाइम एंड वर्क का जो वीडियो लेक्चर है उसको देखिए, सीखिए। 3 2 तो 2 3 हो गया। एफिशिएंसी जस्ट उल्टा, टाइम का जस्ट उल्टा उसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक, कार्य क्षमता कुल 5, कितना दिन में? 1 दिन में। 1 दिन में 5, कुल काम 18 दिन में होता है ना। कुल काम कितना दिन में? 18 दिन में। तो कुल काम जो है यूनिट में 18 5 90, ई जो हो गया कुल काम हो गया, कुल काम हो गया। तो पूछ रहा है कि बी अकेले कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो बी का एफिशिएंसी 3 है ना, ये टाइम है भाई, ध्यान दीजिए, ये टाइम है, एफिशिएंसी 3 है। तो 90 में 3 से अगर भाग लगा देंगे तो कितना दिन निकल के आ जाएगा? 30 दिन। तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा? तो 30 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कैसे कर पाते हैं, बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है कि एक नल टंकी को पानी से 2 घंटों में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी 2:1/3 घंटों में भरती है। उस रिसाव से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी? ठीक है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर आप समझो पहले बात क्या है। बात ये है कि ये मान लो कि एक टंकी है, टंकी ए पॉइंट से भरता है और रिसाव है बी पॉइंट पर, और रिसाव से कुछ पानी निकल भी जाता है भरते समय। तो कहता है कि अगर केवल भरा जाए बिना रिसाव का तो 2 घंटा लगता है, और रिसाव के साथ भरा जाए तो रिसाव बी हो गया ना, तो रिसाव के साथ भरा जाए तो 2:1/3 घंटा, मतलब इसको 2 3 6 7/3 घंटा में भरेगा। तो कहता है कि केवल रिसाव को छोड़ दिया जाए, भरने के बाद पूरा टंकी भर गया, अब भरने के बाद क्या करो कि छोड़ दो अब, तो उस रिसाव की वजह से कितने घंटों में खाली हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि रिसाव की वजह से कितने घंटों में खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच अगर एलसीएम निकाल ले तो आसानी से बन जाएगा। एलसीएम फ्रैक्शन में निकालना थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा। टेढ़ा न लगे इसके लिए हम सीधा कर देते हैं, 3 से गुना कर दीजिए। 3 से इसलिए किए, इसके अकॉर्डिंग 3 से कर रहा है, क्योंकि 3 से गुना कीजिएगा 3 3 ऊपर नीचे कट जाएगा और सीधा सीधा 7 बचेगा। और यहाँ पर तो सीधा सीधा हिले है, मतलब पूर्णांक हिले है, तो 3 दूना 6 ये हो गया, और ये 3 3 कटेगा तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, मतलब ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब इसका एलसीएम निकालना है हमें, क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालना है। तो 6 7 का एलसीएम 42 और 7 42 ये होता है, यानी इसकी एफिशिएंसी 6 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 7। ठीक, यानी ए का अकेले का एफिशिएंसी है 7 और दोनों का मिला के एफिशिएंसी है 6, यानी कि अकेले का ये 7, तो यहाँ पे -1 होगा तब तो ये 6 बनेगा ना। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। a + b मतलब 6 हुआ, मतलब कि -1 हुआ, यानी रिसाव में -1 यूनिट खाली हो रहा है। कुल टंकी कितना भरा हुआ है? तो 42 यूनिट, पर 42 यूनिट एक्चुअल में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 से यहाँ पे गुना कर दिए। तो एक्चुअल हम लोगों को निकालना है, तो भाग भी तो करेंगे ना 3 से। जब भाग करेंगे तो एक्चुअल जो आएगा वो आ जाएगा 14 यूनिट, मतलब कुल जो है टंकी कितना भरा है? 14 यूनिट। 1 यूनिट 1 घंटा में खाली हो रहा है, यहाँ पे -1 है, यानी बी जो है वो खाली कर रहा है 1 घंटा में 1 यूनिट। तो 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 14 यूनिट खाली करने के लिए कितना घंटा लगेगा? तो 14 घंटा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बात तो समझ में आया होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब कि जो टंकी खाली होगा वो रिसाव की वजह से 14 घंटा लगेगा, 14 घंटे में वो खाली हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर जो डी है आपको दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है कि वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित है।
अब ये बताइए कि 12 से भी वो कटना चाहिए, 15 से भी, 18 से भी और 27 से भी 4 अंकों में सबसे बड़ी निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग का एलसीएम निकालना है। अब इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, सबसे पहला काम तो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो 12, 15, 18 और 27 का आप एलसीएम पहले निकाल लो, उसके बाद हम लोग जो भी है सोचेंगे। तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3 पचे 15, ये हो जाएगा 3 छक्का 18 और ये हो जाएगा 3 नवा 27। ये तो पॉसिबल है। फिर 3 से जाएगा, कैसे जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। फिर क्या जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 5, 1 और 3। अब यहाँ पर जो भी निकला 3 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 है ना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 36 पाँचे कर दो पहले, 36 पाँचे 180 और 180 तिया 18 4 54 यानी 540। एलसीएम कितना आ गया, 540। ठीक है, अब 540 का आप क्या करोगे, 540 का एक अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन करोगे जो कि 4 अंक का सबसे मैक्सिमम हो। 5 अंक में जैसे ही जा रहा है उससे बैक आ जाना है हमको। ये बात आपको दिमाग में चल रहा होगा, ऐसा करना पड़ेगा, और ये नहीं कीजिएगा तो काम चलेगा नहीं। बात समझ में आ रही बात। तो क्या ये जो प्रोसेस हमने बताई क्या लॉन्ग नहीं हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, कंपटीशन से आप बाहर हो जाएगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। ये रास्ता सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कौन सा रास्ता सही है हम बताते हैं। रास्ता कुछ इस तरीके से सही है कि 2, 3 और 5 ये सबसे मिनिमम, ठीक है, फैक्टर है। मिनिमम मतलब वही प्राइम फैक्टर है आपका। तो ये जो है आपका 2, 3 और 5 ये सबसे मिनिमम फैक्टर से चेक कर सकते हैं सबसे पहले कि 2, 3 और 5 इन तीनों से अगर डिविजिबल है और कोई एक ही डिविजिबल है तीनों से, तो इसका मतलब कि वही आंसर हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा है तब तो यहाँ फंसेगा। फिर आगे के स्टेप बताएंगे, पहले देखो क्या होता है। देखोगे तो समझ में आएगा। क्या देखोगे, 2 और 5 से कटने के लिए देखा जाता है लास्ट में 0, वो तो है ही है सबे में, तो ये तो कटिए जाएगा। 3 से देखना है तो सम जो होगा 3 से कटना चाहिए। तो 9 6 15 9, 9 6 15 9 24, 9 3 12, 9 21, 7 2 9 2 18, मतलब ये 3 से भी कट रहा है। मतलब ये नई रास्ता है, ठीक रास्ता नहीं है, नहीं है ठीक रास्ता। अब एक और स्टेप में जाओ कि 3 से तो देख लिए, 3 या 9 से चेक कर सकते हो तुम ना। कितना से कर सकते हो, 9 से तो चेक कर सकते हो कि 9 से भी क्या कट रहा है। 9 से भी चेक कर लोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे 4 से 5 से, सॉरी 5 से तो देख ही लिए, फिर 3 3 27 से, वो देखना पड़ेगा। पर हम कह रहे हैं कि ये जो स्टेप आपने देखा ये बहुत ज़्यादा स्टेप आगे नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि ये पूरा का पूरा एलसीएम हमको नहीं निकालना है, केवल फैक्टर पता करना है। ये पूरा का पूरा एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 से चेक करके देखो तुम क्या हो रहा है। 9 और 6 15, आप 15 और 9 कितना होगा 24। तो ये तो 9 से नहीं कट रहा है, कहानी ख़त्म। 6 9 3 12, 12 और 9 21, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, इसका भी कहानी छोड़ा। 7 2 9 9 9 18, ये तो कट रहा है, 9 2 18 कट रहा है ना। और 9 6 15, 15 और 9 24, ये भी नहीं कट रहा है, इसका भी कहानी छोड़ा। तो आपको तो डायरेक्ट आंसर मिल ही गया, आपको तो डायरेक्ट आंसर मिल ही गया। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। और दूसरा, अगर समस्या हो भी तो जो एलसीएम आप निकाले हो 540, इसको भी तो मैचिंग करना है कि कहीं इसको जोड़ने पे नेक्स्ट टाइम 4 अंक से तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, मतलब 4 अंक, सॉरी, इसको नेक्स्ट टाइम जोड़ने से 4 अंक से कहीं कम में ही तो नहीं रह जा रहा है, तो फिर तो वो तो मैक्सिमम हो जाएगा। 9720 में 540 अगर जोड़ देते हो तो ये 5 डिजिट नंबर हो जाता है। तो लिमिट ये तो बिल्कुल एकदम रूल्स फॉलो कर रहा है कि ये एज पॉसिबल मैक्सिमम है, 4 डिजिट में एज पॉसिबल मैक्सिमम है। अब इससे ज़्यादा में जाएंगे तो 5 डिजिट में आ जाएगा।
यानी कि ये तो अप्लाई हो रहा है। अगर ऐसा ही 2 ऑप्शन हो जाता कि 9 से डिविजिबल है तो उसमें 540 जोड़ कर देखते, एज ए पॉसिबल कोई एक ही में होगा, दोनों में तो होगा नहीं, उसमें जोड़ने पर हो सकता था कि वो 4 डिजिट में ही रह जाए, तो इसका मतलब कि वो मैक्सिमम नहीं था। और जो मैक्सिमम है तो वो 5 डिजिट का हो जाएगा, उसमें अगर अगला 540 जोड़ देंगे तो ये भी बात है। तो अब ये चीज़ें आपको समझना है कि कैसे आप बनाइएगा, आपका क्या टैक्टिक्स है। पर इस टैक्टिक्स से मुझे लगता है कि विदिन 10 सेकेंड तो हम ज़्यादा ही बोल रहे हैं, पर जो कहिए विदिन 10 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एलसीएम भी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास अनुभव हो जाएगा तो आप इसको कर पाइएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉमन फैक्टर है, इसमें 9 निकलेगा, इसमें भी 9 निकलेगा। तो अनुभवी जब होंगे आप मैथमेटिक्स के अंदर में, तो आप इसको विदिन 10 सेकेंड कर सकते हैं। अब बहुत लोग निगेटिव कमेंट कर देंगे कि ये कैसे होगा सर, आप इधर उधर घिच करके जैसे तैसे क्वेश्चन कर दिए। आप जब मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस को करिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा गहराई में जाइएगा उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। ऊपर देखिएगा, ऊपर समझिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और आप निगेटिव कमेंट कीजिएगा, और उसके लिए हमको बुरा नहीं मानना, हमको तो बुरा लगेगा ही नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर आप डीपली जाइए, गहराई में जाइए मैथमेटिक्स की, आप फिर समझ में आएगा कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा और चौथे को 7 गाय मिलती हैं। तो तदनुसार n का मान कितना है यह हमें बताना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो n गाय हैं आपके पास, 4 गो बेटा है, चारों में बंटवारा होता है। तो पहला बेटा को मिलता है आधा, मतलब सबसे ज़्यादा। कितना मिलता है? आधा, मतलब सबसे ज़्यादा। दूसरे बेटे को मिलता है 1/4। तीसरे बेटे को मिलता है 1/5, ठीक है। कितना मिलता है? 1/5। और चौथा का बेटा को कुल मिला के 7 को मिलता है। इसी का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर निकल जाएगा ना चौथा का बेटा वाला का, तो n का मान निकल जाएगा। तो 1/2, 1/4, 1/5 को जोड़ के एक में से घटा दो, क्योंकि कुल तो एक ही था ना, एक मतलब n था। एक मानो या n मानो, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है ना। तो फ्रैक्शनल में बात ध्यान में रखना कि एक सबसे बड़ी संख्या होती है फ्रैक्शनल में। अगर तुम प्रॉपर फ्रैक्शन में जाओगे तो एक सबसे बड़ा होता है, और जितना प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू होगा वो एक से सब छोटा होगा, तो एक से ही घटाना पड़ेगा। या जब n मानने हो तो n से घटाओ। अब चलो ठीक है, बेसिक की बात नहीं है यहाँ पे। अब कितना बेसिक जानोगे, देखो यहाँ पे जोड़ जाड़ के जोड़ रहे हो तो आ रहा है 20 एलसीएम, हेने आ रहा है 19, जोड़ लो 19/20 आ रहा है, यानी कि 1/20 जो है वो लास्ट वाला का बचा। 1/20 n, भुलाना मत n। तो 1/20 n बराबर 7, तो n बराबर कितना? 140। n बराबर कितना? 140। तो आपके पास ऑप्शन तो है ना भाई, कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन डी जो हो गया वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बीच बीच में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही और भी दमदार और शानदार क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। यह हमसे क्वेश्चन पूछता है
और न्यूनतम संख्या जब भी पूछे तो एलसीएम निकालना, ये बात तो सभी को पता है, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और जो इसमें सबसे खास बात ये कह रहा है कि जो रिमाइंडर बचेगा वो 38, 54, 80 और 110। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 48 से यानी 48 से डिवाइड करने पर 38, 64 से 54, 90 to 80 एंड 120 से डिवाइड करने पर 110 बच रहा है। यानी सब में जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 का है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन तो आराम से बना लीजिएगा पर कंसेप्ट क्या है ये इसको सीखेंगे हम लोग। जैसे एलसीएम तो हम लोग निकाल ही लेंगे ना, 48, 64, 90 और 110, तो इस लेवल तक तो एलसीएम निकाल ही सकते हैं, तो एलसीएम तो बताने की जरूरत नहीं है। तो 2880 एलसीएम आएगा, ये डायरेक्ट जान लीजिए कितना आएगा, 2880 एलसीएम आएगा। आप एलसीएम जब निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा 2880 आपका एलसीएम आने वाला है। एलसीएम आने के बाद ध्यान दीजिएगा कि 48 से इसी में भाग करने पे 38 शेष होना चाहिए, और 64 से इसी में भाग करने पर 54 शेष होना चाहिए, और उसी तरीके से 90 से भाग करने पर 80 शेष होना चाहिए, और 120 से भाग करने पर 110 शेष होना चाहिए। यानी सब में जो अंतर है वो 10 का है। अंतर कितना का है भाई, तो 10 का है, अंतर 10 का है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर 48 से हम 2880 में भाग करेंगे तो पूरा का पूरा कटेगा, वो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर तो जीरो बचेगा। तो आखिर उससे कम होगा तब तो रिमाइंडर होगा ना, उसको कम के सेंस में लीजिए या ज़्यादा के सेंस में लीजिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रिमाइंडर जिससे भाग कर रहे हैं उससे जो है वो कम होना चाहिए। अगर 48 से ज़्यादा है तो वो रिमाइंडर फिर से एक बार डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो 48 से कम बचेगा। 48 के बराबर भी नहीं हो चाहिए, फिर वो कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। यानी कि 2880 तो बिल्कुल होने नहीं जा रहा है, बात क्लियर। अब कहता है कि जो रिमाइंडर है सब वाले केस में जिससे डिवाइड करा, अपने वाले से जो डिवाइड करा उससे 10 कम, उससे 10 कम हर केस में। जब हर केस में 10 10 10 10 ही कम हो रहा है, यानी कि कुल मिला जुला कर हुआ कि केवल 10 को निकाल दीजिए, केवल 10 को निकालिए, क्योंकि सब में 10 का अंतर है। इसकी वजह से हम केवल 2880 में से 10 को निकाल देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 2870, इसमें अब डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर बता रहा है क्वेश्चन वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर डिफरेंस आपको देखना है कि जो रिमाइंडर और डिवाइड कर रहे हैं उसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए, और वही डिफरेंस को केवल हटा लीजिए, रिमाइंडर बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 10 कम रिमाइंडर चाहिए ना, हमको 38 चाहिए, और 48 अगर रिमाइंडर बचा रहे हो तो 48 से डिवाइड करो, कट जाएगा भाई, वो तो कट जाएगा, रिमाइंडर कहाँ बचेगा, रिमाइंडर तो जीरो बच जाएगा। हमको 38 चाहिए रिमाइंडर, तो 10 कम होगा तब तो। ठीक उसी प्रकार से 54 से जब डिवाइड करोगे, सॉरी 64 से, तो 64 से डिवाइड करोगे तो ये तो 2880 पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, बात समझ रहे हो, पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन ठीक जैसे ही 2880 से 10 कम कर दोगे तो उसके लिए 54 रिमाइंडर बच जाएगा भाई। सबको सेपरेट करके भी तुम समझ सकते हो, अलग अलग करके। मतलब पहला केस 48 से डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए समझ लो, फिर 64 डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए समझ लो, फिर 80 से डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए, 90 से डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए समझ लो, ठीक है। ये चीज़ें अलग अलग करके भी समझ सकते हो। जब 90 से इसमें डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कटेगा, पर हमको 10 कम करना है ताकि 80 रिमाइंडर बचे, ठीक है। तो 10 कम कर दीजिएगा तो हो जाएगा 120 से 110, तो वो भी 10 कम कर, मैंने हर केस में 10 कम करने पे काम चल रहा है, क्योंकि हर केसेज में 10 ही का अंतर ही है, रिमाइंडर में और डिवाइड करने वाले में, डिवाइजर में, दोनों में 10 का अंतर है। इसी की वजह से हम लोग को 10 निकाल लेना है। आशा करते हैं आपको एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है, यह हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 7 संख्या था, 8 औसत था, तो 8 7 56 टोटल हो गया। फिर उसके बाद एक संख्या को जोड़ दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया, प्लस कर दिया गया, तो यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जो टोटल जो संख्या होगी वो अब हो गई 8, और औसत 1 बढ़ जाता है, और बढ़कर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतना ये हो जाएगा आपका 8 9 72, यानी टोटल अब इस बार कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा।
तो 56 और 72 के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, वही x है ना। 56 और 72 के बीच का डिफरेंस कितना है, x है। तो 60 से 70 जो 12 और 4 16, यानी कि 16 जो है वो x का मान हो जाएगा। तो कितना आसान था ये, यानी कौन सा आपका राइट आंसर हो गया, राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न कहता है कि किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 35, 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये तो सीधे फार्मूला पे भी आप लोग बना लेते, इसमें ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका फार्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणन जो भी है गुणज बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम एचसीएफ ऑलरेडी दे रखा है। एचसीएफ आपके पास है 385 और एलसीएम है आपका 35। तो ये आपका 35 गुने 385 बराबर एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या में निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 77 है, यानी ये 7 × 5 = 35 और ये 11 × 7 = 77 कट जाता है। उसके बाद 11 से इसको कटाइए, 11 × 3 = 33 है और 11 × 5 = 55 कट जाएगा ना। ठीक है, यानी कि अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 35 गुने 5 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना है, 50 25 5 दिया 15 और 2 17 175 ना। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 175। ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर अभाज्य संख्या की बात कर रही है तो हम लोग लगातार अभाज्य संख्या तो ऐसे ही मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑड नंबर नहीं है कि हम लोग एक को x मानेंगे तो दूसरे को +1, तीसरे को +3, ऐसे करके हम लोग मान सकते थे। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जो होता है वो बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव एक मतलब फिक्स पैटर्न पर आधारित नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्या है यहाँ पर समझिएगा, पॉसिबल ये है कि जैसे 385, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं वाइट कलर। तो यहाँ पर जैसे 385 आपका दे रखा है, ठीक है। तो 385 जो है 3 अंकों का गुणनफल है, ठीक है। तो 3 अंकों में जैसे तीनों अंक जो है अभाज्य संख्या, जैसे ए बी सी अगर हम लोग मान लेते ए गुने बी गुने सी, तो ये जो 3 अभाज्य संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो 385 हुआ। तो एक चीज़ आपका फिक्स हो गया कि अगर हम 385 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसी में ये कंसेप्ट है कि अगर हम 385 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो ए बी सी में टूटेगा, ए बी सी में टूटेगा। और आपसे पहला वाला ही पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा है ना प्रथम, तो आपसे पहला वाला पूछ रहा है, तो पहला वाला तो आपको यहीं पे निकल जाएगा, मतलब 1001 का सॉल्यूशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है सिंपल है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के ही मेथड से आसानी से निकाल पाइएगा। यही एक सीधा सा और सिंपल सरल रास्ता है। तो 385 यहाँ पे तो 5 × 7 = 35 और 5 × 7 = 35 हो गया, 7 11 बार में गया, 5 × 7 × 11 हुआ, यानी प्रथम संख्या 5। अब अंतिम संख्या पूछ रहा है तो एक और डी आएगा, डी। तो पूछ रहा है कि b गुने सी गुने डी, ये 1001 है, मन यहाँ पर एक कोई डी आएगा तो इसका गुणा करने पर 1001 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन होना चाहिए, तो एक लास्ट में आना चाहिए। तो 11 से अगर 11 तो होगा नहीं, 11 तो अंतिम है ही, तो अगला ही अब आरोही में होगा तो 13 होगा। तो 5 × 7 = 11, 13 तो हो ही गया। तो ये काफ़ी सिंपल है, और इसमें जो आपको सॉल्यूशन मिला है, आंसर मिला है, वो तो आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो 5 वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अभाज्य संख्या पूछ रहा था, प्रथम प्राइम नंबर पूछ रहा था। तो यही आपका
आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि A/B इज इक्वल टू 2/3, B/C इज इक्वल टू 4/5 तथा C/D इज इक्वल टू 6/7 हो तो A/D बराबर क्या होगा। अब ये काफ़ी आसान है, सेकेंडों में बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, पहले यहाँ कंसेप्ट समझेंगे। A/B दिया है मतलब A/B लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। B/C दिया यानी B/C लिख सकते हैं, और C/D दिया यानी कि C/D ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। B से B गया, C से C गया, बचा फाइनली A/D। मतलब हम लोग को यही काम करना होगा फाइनली, यानी कि 2/3 गुने 4/5 गुने 6/7। ठीक है, ये बात क्लियर होगा। 2/3 गुने मतलब A/B हो गया, B/C हो गया और C/D हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 3 दूना 6 ये हो गया, 4 दूना 8 दूना 16 और 7 5 35, यानी कि 16/35 जो है आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यह हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है कि औसत आयु 21 से 2 लोगों का, तो 2 से गुना कर देंगे तो कुल जो आयु है वो निकल जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, और दोनों के आयु का अनुपात दे रखा है 5:1 का, यानी कुल मिलाकर 6 यूनिट। तो 42 में जब 6 से भाग लगाएंगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 7। तो 7 से गुना करेंगे 1 यूनिट में तो यहाँ आ जाएगा 7, और 7 से गुना करेंगे 5 यूनिट में यहाँ आ जाएगा 35। यानी एक का आयु है 35, दूसरे का 7। महिला और उसकी पुत्री हो गया, यही बात। 5 वर्ष जो है बाद हम लोग से अनुपात पूछ रहे हैं, तो दोनों में 5 वर्ष जोड़ देंगे। 7 5 12 और ये हो जाएगा 40। 3 चौका 12 यानी 4 तिया 12 और 10 ये हो जाएगा आपका 4 दहा में 40, यानी कि कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका आ जाएगा 10/3। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है वो कहता है कि यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे, यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे 12 पुरुष की बात किया तो 12 मेन, या फिर मतलब 12 पुरुष केवल, या फिर 18 महिलाएं केवल किसी काम को 14 दिनों में कर सकती है। ये भी 14 दिन में कर सकता है और ये भी 14 दिनों में कर सकता है। ध्यान से समझिएगा बात क्या कहता है। ठीक है, दोनों 14 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकालना होगा, मेन का और वुमेन का। अभी तो हमने इसका इफिशियंसी M और W मान लिया है, पर इसकी इफिशियंसी अगर निकल गया तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि टोटल जो है वो मेन है 12, तो 12 मेन और इफिशियंसी M इंटू 14 कर देते हैं दिन, तो कुल काम हो जाता है 1, पूरा काम हो जाता है, टोटल वर्क निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर 18 वुमेन इफिशियंसी W है, 14 दिन काम करती है, तो टोटल काम हो जाता है। तो टोटल काम दोनों केसेस में हो रहा है, यानी कि टोटल काम यानी दोनों इक्वल होगा। जब दोनों को हम इक्वल मानेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये 14 कैंसिल हो जाएगा इक्वल के केस में, ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद M/W अगर करते हैं तो 18/12 आता है, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 3/2। ठीक, तो यहाँ पर M की इफिशियंसी 3 और W की इफिशियंसी 2, यानी मेन की इफिशियंसी 3 और वुमेन की इफिशियंसी 2 है। कैलकुलेशन से आपको क्लियर हो गया, ये चीज़ें करना ही करना होगा। एक बार कंसेप्ट समझ लीजिएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर देखेंगे कि टोटल वर्क क्या था,
तो ये हम लोग का अब निकल जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, 12 मेन था, मेन की इफिशियंसी 3 है, तो 12 गुने 3 करते, ठीक है, तो 12 3 36, गुने का 14 दिन का वर्क था, तो 36 गुने 14, यहाँ पे ऐसे लिख सकते टोटल वर्क कितना हो गया 36 गुने का 14। अगर यहाँ पर इस केस में भी देखेंगे तो वुमेन कितना है, इफिशियंसी कितना है 2, 18 वुमेन इफिशियंसी 2 है, 14 दिन के लिए काम किया जा रहा है, ये भी हो गया 36 गुने 14। अब यहाँ पर रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, टोटल वर्क सेम है। ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। ये ध्यान से समझिएगा जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, कंसेप्ट समझने में जो टाइम लग जाए। अब सेकंड केस में पूछ रहा है कि 8 मेन और प्लस में 16 वुमेन जो है उसी काम को करती है, तो कुल कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो एक दिन में कितना होगा ये निकाल लो। तो 8 मेन गुने इफिशियंसी है 3 और 16 वुमेन गुने इफिशियंसी है 2, तो 8 3 का 24, 16 दूना 32, यानी कुल 56 यूनिट काम एक दिन में होता है। और टोटल काम इतना है, और 56 यूनिट काम कितना दिन में होता है, एक दिन में होता है। तो सीधी सी बात है कि 36 गुने का 14 भागा 56 करते हैं, तो 14 चौका 56, 4 9 36, यानी कि 9 बार में कट जाएगा, और 9 जो आ रहा है आपका वही तो आपका आंसर होगा। यानी कुल काम कितने दिनों में कर लेगा, 9 दिनों में आपका कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका जो एक्चुअल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मर्तबान में ए तथा बी द्रव का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा क्या है। देखिए ध्यान से हम लोग जब क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। सबसे पहले कि द्रव 2 प्रकार का कह रहा है, ठीक है, द्रव कितने प्रकार का कह रहा है, 2 प्रकार का कह रहा है, ठीक है। तो जैसे ए द्रव है आपके पास, इसके बाद 2 बी है, तो अनुपात दे रखा है कितना, 4:1 का अनुपात में ऑलरेडी है। अब इस कुल में से 10 लीटर जो है वो निकाल दिया जाता है मिश्रण को, और उसके बाद अनुपात जो है वो 2:3 होता है तब जब 10 लीटर हम लोग केवल द्रव बी मिलाते हैं। मतलब कि द्रव बी केवल मिलाते हैं और मिश्रण जो है वो 10 लीटर निकाल के 10 लीटर मिला देता है। यानी कि कुल मिलाकर आरंभिक जो वॉल्यूम होगा मिश्रण का वही जो है वो बाद का भी वॉल्यूम होगा। मतलब जो मिश्रण की जो वॉल्यूम है, मिश्रण की जो मात्रा है वो चेंज नहीं होगा। मतलब कुल मिश्रण की मात्रा बदलने वाला नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 और 1 5 यहाँ भी आ रहा है, 4 और 1 5 यहाँ भी आ रहा है, 2 और 3 यहाँ 5 यहाँ भी आ रहा है। यानी कि मिश्रण की मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, पर हाँ द्रव की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि शुरुआत में 4:1 अनुपात में था, 10 लीटर निकाला गया। 10 लीटर निकालने का मतलब कि 4 1 5 मतलब 5 यूनिट जो है वो 10 के बराबर है, तो 4 यूनिट 8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, और 1 यूनिट 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि 2 लीटर जो है वो द्रव बी निकला और 8 लीटर जो है वो कौन सा निकला, द्रव ए निकला। यहाँ पर 10 लीटर केवल द्रव बी मिलाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब अनुपात में देखेंगे तो अनुपात में अंतर कितना है, तो +2 यूनिट का, और यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर +8 लीटर का। यानी 2 और 8 को कंपेयर कर लीजिए, 2 यूनिट जो है वो कितना के बराबर है, 8 लीटर के, तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, तो 4 लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आरंभिक पूछ रहा है, तो आरंभिक में 4 यूनिट था, तो 4 गुने का 4 लीटर करेंगे तो 16 लीटर आपका जो है फाइनली आंसर आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अब इस क्वेश्चन को क्या सेकंडों में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। हम तो सेकंडों में बनाएंगे भाई। कैसे, 42 में से 1 घटा दो, 42 से 1 घटाओ 41, बी का मान। 42 में 1 जोड़ दो और फिर 2 जोड़ दो, 45, डी का मान। गुणा कर दो, 5 एकम 5, अंतिम में 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
क्या सेकंडों में बना कि नहीं बना। अब ये परफेक्ट सीए होगा 1845 से होगा, कितना सेकंड लगेगा भैया बनाने में, ठीक है, बन जाएगा ना। तो अब देखो कैसे बना रहे हैं इसको हम लोग सीखेंगे। चलो कैसे बनाते इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लेंगे। जैसे विषम संख्या लगातार पूछा ना, 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या 1 3 5 7, हम लोग स्टार्टिंग वाला ले लिए, ठीक है। स्टार्टिंग वाला लेने के बाद हम लोगों को अगर इन 4 लगातार विषम संख्याओं का हमें एवरेज औसत निकालना होगा तो हम दोनों का जोड़ के 2 से भाग करते हैं, यही ना सीखे हम। अगर ये इवन में होता है तो दोनों बीच वाला दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग करते हैं। तो 5 और 3 8 में 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा ना 4, यानी एवरेज इसका 4 होगा। तो 4 यहाँ कहीं आएगा, लाई करेगा बीचों बीचों 4। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। तो अगर 1 घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, 1 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, और 1 में फिर हम 2 जोड़ेंगे ना अब अगला विषम के लिए, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो यानी कि हमारा डी वाला आ गया। यही चीज़ तो वहाँ उपाय लगाए हुए हैं। 42 एवरेज है, तो 42 में 1 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा, 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, अब फिर 2 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये तो सी का मान है, ये ना डी का मान है, और ये कौन सा मान है, बी का मान है। ए का भी मान हो जाएगा 39 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो आ रहा है बात समझ में। तो हमको पूछा है कि बी और डी का गुणनफल बताना है, बी और डी का। तो बी और डी का गुणनफल है, आप देख रहे हो ना। तो बी और डी का गुणनफल 41 गुने 45। अब ई भी करके दिखा ही देते हैं, ई भी करके दिखा ही देते हैं। 41 1 5 1 4, 4 5 20, 4 चौका 16, 2 18, 5 4 8 1, 1845 आया कि नहीं आया, आया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही ट्रिक्स, ऐसे ही टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलेगा तभी इस तरीके के आपको हम आइडिया टैक्टिक्स बताएंगे, ठीक है। फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, टैक्टिक्स अपनाइए और क्वेश्चन बनाइए। धन्यवाद। देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से ठीक ठाक विभाजित होती है, ठीक ठीक विभाजित होती है। तो इसमें क्या टैक्टिक्स अपनाएंगे भाई, इसमें क्या टैक्टिक्स अपनाएंगे, डायरेक्ट टैक्टिक्स अपनाइए। सबसे पहला काम करना क्या है कि 99 है ना, 99, तो जो 99 है, 99 को हम लोग किस किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये 99 जो है किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है, 3 से, 9 से और 11 से। यानी 99 3 से, 9 से और 11 से विभाजित हो सकता है। तो हम लोग बस यही चेक करेंगे इसमें कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से, 9 से और 11 तीनों से विभाजित हो सके, ठीक है। तो इसको देखो कितना आसान तरीका से है। 4 और 2 6 और 7 13 और 6 कितना 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। ये टोटल सम 26 हो रहा है, जो कि 3 से ही डिविजिबल नहीं है। और जब 3 से ही नहीं तो बाकी की बात ही नहीं करना, क्योंकि तीनों से होना चाहिए। सेकंड जो हम लोग देखेंगे 2 1 3, 3 1 4, 8 4 12 और 7 19, ये भी 19 आ रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो बाकी का बात करना ही नहीं है। 3 1 4, 4 7 4 11 11 8 19, 19 और 1 20, ये 20 आ रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका भी बात नहीं करनी। तो अब तो फिलहाल यही फाइनली ऑप्शन तो दिख ही रहा है, पर इसको चेक भी कर लेते हैं। 5 3 8 8 14 14 और 5 19 और 8 27, इसका सम 27 है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है सम इसका। अब देखेंगे कि क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेना है। तो 5 और 3 8, ठीक है, कितना है भाई 5 और 3 अल्टरनेट हम लोग को सम करना है। तो 5 6 11 और 8 19 और 3 और 5 कितना 8, डिफरेंस हुआ 11, 11 डिविजिबल है। यानी आप देख रहे हो ना, जो हमने बोला वही चीज़ हुआ कि 3 9 11 से डिविजिबल होना चाहिए, वही 99 से डिविजिबल है। फाइनली आंसर आपका डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कहता है ना कि क्या कहता है, भिन्न दिया हुआ है और उनके मूल्यों को और वही क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। अब देखो इसमें एलसीएम निकालना ज़्यादा पेचीदा और लेंदी हो जाएगा, इसको करना ही नहीं है। वैसे नहीं करना है, देखो ऐसे करना है। देखो 5 से 4 में भाग लगाओ सीधे, तो 4 में 5 से भाग लगाएंगे तो 0.8 आ रहा है। इसमें अगर लगाते हो 6 में 7 से भाग तो 7 8 56 और 4 0 तो
7 5 35, 0.85 हो जाएगा। ये बहुत छोटा है, 2/9 वाला है, सबसे छोटा हो जाएगा। 9/11 की अगर हम बात करें तो 11 8 88, 0.8, और फिर 2 0 तो 11 कम 11 नहीं 0.81। 3/8 का अगर बात करते ये भी छोटा है। तो 1 नंबर 2 नंबर तो होगा, हमको चौथे नंबर की बात में करना है, तो ये दोनों तो छोटा है, तो और वही क्रम में लगाएंगे तो ये दोनों छोटा है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पे आएगा कौन सा, 3 नंबर पे आएगा 0.8, और 4 नंबर पे 0.81, और 5 नंबर पे 0.85, यानी कि 9/11 हो जाएगा, है ना। तो 9/11 आपका जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट हो जाएगा। दिक्कत कहाँ है, तो यही चीज़ करना था, और क्या करना है। 9/11 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल यात्रा द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है यात्रा को। तो तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये आसान है, बस जो बेसिक तरीका उसी तरीका से हम लोग चलेंगे। जैसे 2/15 है प्लस का 9/20 है, इन दोनों को जोड़ लेना है और 1 में से घटा देना है, बस कुल 1 यूनिट मान लेना है, उसमें से इसको घटा लेना है, और जितना बचेगा वो 10 किलोमीटर से कंपेयर कर लेना है, क्योंकि 10 किलोमीटर जो है वो आपका रिमेनिंग बच रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान ही हम लोगों को केवल निकालना है, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है वो निकालना है। यहाँ से हम लोग 300, यहाँ पे 15 तिया कितना होगा, सॉरी 15 दूना 30 वही 20, 20 दूना 40 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो 15 9 135, फिर 175 बटा में 300, और 1 में से घटा रहे तो 125 बटा 300। तो ये हो गया आपका x मानो या यूनिट मानो जो मानो, बराबर कितना आएगा 10, और x का मान पूछ रहा है तो 10 गुने 300 बटा में 125। तो ये 5 दूना 10 कटेगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 50, 25 25 से ये कटेगा 12 12 में 12 दूना 24 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 24 करेक्ट हो जाएगा ना। 24 किलोमीटर कुल जो है यात्रा थी, ये हमसे पूछ रहा था, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है ना कि एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। परीक्षा फल 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी 12 का 17 है, तो 13वां परीक्षा फल कितना है। अब यहाँ पर 25 परीक्षा फल बोला और 18 औसत तक कुल निकल गया है ना, निकल गया ना भाई। इसके बाद प्रथम 12 का जो औसत है वो कितना कह रहा है, 14 कह रहा है। प्रथम 12 का औसत 14 कह रहा है, और अंतिम 12 का औसत, अंतिम यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे 14 लिख देते औसत, और अंतिम 12 का औसत 17 है। ठीक है, तो 12 12 24 हुआ ना, तो बीच में तो गैप हो गया 13वां, तो 13वें पूछिए रहा है कि 13वां का औसत क्या होगा। तो प्रथम 12 अंतिम 12 बीच का 13 का परीक्षा फल, औसत नहीं परीक्षा फल कितना हो गया हमसे पूछे ही, बीच का बच गया। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रथम 12 का टोटल निकल जाएगा, 12 गुने 14 करोगे तो 12 दहा में 120, बच्चे 48 168 हुआ, और यहाँ पे 12 गुने 17 कर दोगे तो अंतिम का 12 का निकल जाएगा, बीच का 13 छूट रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो 12 गुने का 17 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 दहा में 120, 12 7 84, यानी 204 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे जब, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा कितना आ जाएगा, 72, यानी 272 आ जाएगा। और ये 272 ये अंतिम 12 और स्टार्टिंग 12, यानी प्रथम 12 और अंतिम 12 का है, और 13 छूट रहा है। तो ये टोटल जब करोगे 18 गुने 25, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 450, सॉरी 450 ना, 25 दाम 250, 25 60 200, 450, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 450, और ये तुम्हारा आ जाएगा 372, 204 और 168 372, गलती जोड़ा जोड़ी नहीं होना चाहिए। अब ये टोटल 450 है, घटाओगे तो कितना आएगा, 28 से 50 कितना आएगा 78। तो जो 78 आ रहा है ना, यही 13वां होगा वैल्यू परीक्षा फल, यानी जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है तुमको भी तो दिखिए रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये पाई चार्ट से है और आसान सा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित रेखा चित्र एक बहुस्तरीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर, मजदूर एवं
प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियर की कुल संख्या 75 है तो मजदूरों की कुल संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेना कि इंजीनियर कितना है, 75 है। यहाँ पे इंजीनियर है, इंजीनियर की जो प्रतिशत है वो 37.5% है। तो 37.5% जो है वो दुगना करेंगे तो 75% हो जाएगा ना। यानी कि 1% का मान कितना है, 2 है एक्चुअल में। तो 1% का मान 2 जब निकल गया तो 50% का मान पूछ रहा है, मजदूरों की कुल संख्या। तो गुणा 2 कर दोगे तो मजदूरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था कुछ, इसको हमने पूरा करा दिया इस सेट का। अब अगला जो हम लोग सेट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग जरूर देखेंगे। धन्यवाद।